इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन का टॉपिक जो कि एचसीएस हिंदी के मेंस पेपर में पूछा जाता है। ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ट्रांसलेशन का होता है, मतलब कि अनुवाद। हमारे पास इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया होता है और इंग्लिश के उस पैराग्राफ को हिंदी में हमें लिखना होता है, अनुवाद करके लिखना होता है। जितनी भी टेस्ट कॉपीज आती है चेक करने के लिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं ट्रांसलेशन करते टाइम। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से ट्रांसलेशन करनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से रूल्स है ट्रांसलेशन के लिए। सबसे पहले ट्रांसलेशन आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पेपर में जाके ही लिख सकते हो। उससे पहले आपको कम से कम 20 से 25 पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी ट्रांसलेशन के। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉमन वर्ड्स होते हैं जो आपको रियल टाइम एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करेंगे। जैसे स्ट्रेटजी, एक वर्ड है स्ट्रेटजी। शायद आपको अगर आप फ्री माइंड से सोचो तो बड़े इजीली इसका आंसर दे दो कि इसको ट्रांसलेट करके कैसे लिखोगे। तो इसको ट्रांसलेट करके लिखेंगे रणनीति। पर बिना प्रैक्टिस के आपके पास ये बेसिक वर्ड्स स्ट्राइक नहीं करेंगे। एग्जाम में जाने से पहले आपको 20 से 25 ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे लिख के। मोरोवर वो पैराग्राफ्स आपको इवेल्युएट करवाने पड़ेंगे अपने किसी भी फ्रेंड से, टीचर से, किसी से भी। क्योंकि इवेल्युएशन के टाइम पे ये होगा कि आपकी लाइन की सेंस बन रही है या नहीं बन रही, वो इंपॉर्टेंट होगा। देन इसके लिए चाहिए क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक तो फ्लुएंसी चाहिए इंग्लिश में और हिंदी में। दोनों लैंग्वेज के ऊपर आपकी इक्वल कमांड होनी चाहिए, इंग्लिश के वर्ड्स का मतलब भी और हिंदी के वर्ड्स का मतलब भी। ठीक है, दोनों की आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, शब्द ज्ञान दोनों का बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे। जितना आप कर रहे हो, जो ग्रामर कर रहे हो, उस पूरी ग्रामर में जितने भी वर्ड्स हैं, कोई भी वर्ड आता है विलोम शब्द में, वाक्यांश के लिए एक शब्द में, आप ट्राई करो कि उसको 2-3 तरीकों से देखो। सबसे पहले हर वर्ड का मीनिंग चेक करो कि हर वर्ड का मीनिंग क्या होगा। सेकंड चेक करो कि आपको उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। सो वहीं से आपके मेजॉरिटी ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे जो कि आपकी ट्रांसलेशन में भी हेल्प करेगी। मोर ओवर ये जो वोकैब आप डेवलप करोगे ये आपको एस्से में भी हेल्प करेगा, क्योंकि निबंध लेखन में भी आपके पास वर्ड्स चाहिए होंगे, अच्छे कीवर्ड्स चाहिए होंगे। तो ये आपको ट्रांसलेशन में भी, एस्से में भी हेल्प करेगा। सो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बोथ लैंग्वेज में, दैट इज हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए होगी। राइटिंग स्किल्स भी चाहिए होगी। ठीक है, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो अपनी वोकैबुलरी है वो इस प्रिंसिपल पे चलनी है कि आपको पॉलिटी के मिनिमम ऐसे 50 से 60 कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। जैसे ऑर्डिनेंस है तो ऑर्डिनेंस को क्या कहेंगे, अध्यादेश। ठीक है, जितने भी प्रियम्बल में वर्ड्स है, प्रस्तावना, प्रियम्बल को बोलते हैं प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। सो ये एस्से में भी यूज होगा आपके पास कि संविधान की प्रस्तावना, और ये आपके पास इसमें भी आ सकते हैं। इकॉनमी के आपके पास 50 से 60, मिनिमम 50 से 60 वर्ड्स हर एक के, सोसाइटी के, एनवायरनमेंट के, एक साइंस एंड टेक के, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब, मशीन लर्निंग, ये सारे कीवर्ड्स जितने भी है हर एक टॉपिक के आपको मिनिमम 50 से 60 वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर बेसिकली किसी भी थीम पे ही पैराग्राफ होगा, पॉलिटी का होगा, सोसाइटी बेस होगा, लास्ट टाइम हिस्ट्री के ऊपर था, कॉलोनियलिज्म के ऊपर था। ठीक है, तो इन्हीं में से किसी ना किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ही होगा। और आपको अगर किसी हर एक टॉपिक के, पॉलिटी के, सोसाइटी के, साइंस के, हर एक के आपको वर्ड्स, कीवर्ड्स बेसिक वाले पता है, तो आप चाहे आपको प्रिसाइजली 100% ना पता हो, पर अगर आपने प्रैक्टिस कर रखे और हर एक के कुछ वर्ड्स तैयार कर रखे हैं, तो उस केस में आप जैसे भी करके लिख दोगे एक बार। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको जब भी आप ट्रांसलेशन करो सही वर्तनी, स्पेलिंग्स में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि स्पेलिंग मिस्टेक सबसे बड़ा नेगेटिव होगा, क्योंकि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा सबसे पहले तो ये आपका जो इवेल्युएट होगा और ट्रांसलेशन का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होनी शुरू हो जाएंगी तो वो नेगेटिव इंप्रेशन डालना शुरू कर देगा। ठीक है, सेंटेंस की फॉर्मेशन, सेंटेंस की फॉर्मेशन आपको, सेंटेंस जब आप लिखोगे तो आपको लगेगा कि ठीक लिखा है, पर सामने वाला जब पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि इसकी सेंटेंस ठीक है या गलत है। सो जब आप लिख लोगे पूरा पैराग्राफ तो एक बार रफ में लिखना, रफ में ट्राई करना,
वो प्रैक्टिस में होगा आपके। जब आप 10-15 पैराग्राफ प्रैक्टिस करोगे उस टाइम आप पहले पैराग्राफ की कोई भी लाइन है वो रफ में लिखो, वो पूरी लाइन देखो कि आपका मीनिंग बना रही है या नहीं बना रही, बोल के देखो उस लाइन को कि इस मीनिंग का, इस सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है या नहीं बन रहा। फिर विराम चिन्ह और प्रयोग इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इतना ज्यादा नहीं, मतलब विराम चिन्ह वगैरह कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे कॉमा, ये सब चीजें आएंगी। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक और सेंटेंस फॉर्मेशन, वाक्य रचना, ये गलत नहीं होना चाहिए। फिर काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। जैसे अगर मान लो कि आपके पास ये है कि राम इज अ बॉय, ये कोई वर्ड है, ये कोई सेंटेंस है, तो वो कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, राम है एक लड़का। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस देखो, आप उसको प्रॉपरली, जैसे आप न्यूज़पेपर की लैंग्वेज पढ़ते हो या लिटरेचर की लैंग्वेज पढ़ते हो, हमें उस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन वाला पार्ट चाहिए होता है। ठीक है, सेकंड थिंग कि अगर आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मतलब कि बहुत बड़ा सेंटेंस है, जिसको कि मतलब एक सिंगल सेंटेंस में आपसे ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, उस केस में क्या करना कि उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को दो छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस में ब्रेक करके ट्रांसलेट कर दो। एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखेंगे जब पैराग्राफ्स वगैरह डिस्कस कर रहे होंगे कि किसी बड़े सेंटेंस को छोटे सेंटेंस में ब्रेक कर लो, रादर देन कि एक, अगर मान लो इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखा हुआ है और आप ये सोच रहे हो कि हिंदी में भी एक ही सेंटेंस बनाना है और आप मीनिंग गलत कन्वे कर रहे हो उसका, फिर वो गलत हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका ट्रांसलेशन के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों पे इक्वल कमांड होनी चाहिए, हिंदी की वोकैब के ऊपर भी, इंग्लिश की वोकैब के ऊपर भी। मोरओवर हरियाणा हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, यहाँ पे मोस्टली लोग हिंदी बोलते हैं, तो आपको ये हिंदी के ऊपर कमांड आपको बाद में भी जब आप सर्विसेज में जाओगे वहां पे भी हेल्प करेगी। तो दोनों लैंग्वेज के ऊपर कमांड, जो पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, ये जितने भी डायमेंशंस हैं, इन सब के ऊपर आपको कुछ ना कुछ हिंदी के, मतलब इनके वर्ड्स, कीवर्ड्स और उनको हिंदी में कैसे बोलेंगे, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके नोट्स आप खुद बनाइए और अपने नोट्स डेली टिल एग्जाम अपडेट करते रहो कि डेली आपने कोई नया वर्ड सीखा तो वो अपने नोट्स में ऐड कर लो। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बस 50 से 60 वर्ड सीख लिए इसके और उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने इसके पॉलिटी के 150 वर्ड्स याद कर लिए हो कि उनको हिंदी में क्या कहेंगे और पेपर में कोई दूसरा वर्ड आ जाए। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने हार्डली 20-25 वर्ड्स याद किए हो और उन्हीं में से आ जाए। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है वोकैब वाली, मतलब आप करते जाइए, डेफिनेटली जितना ज्यादा आपका शब्द ज्ञान होगा आप उतने अच्छे से अपनी बात को कन्वे कर पाओगे। ठीक है, और उतने अच्छे तरीके से आप किसी भी पैराग्राफ का ट्रांसलेशन, अनुवाद लिख पाओगे। सो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी, सिंपल चीज है कि पूरे सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग बनना चाहिए और उसकी ग्रामर बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। राम एक लड़का है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज को आप ब्रेक कर लीजिए स्मॉलर सेंटेंसेज में, छोटे छोटे सेंटेंस में। राइट, सो ये एक पैराग्राफ है, ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप देखोगे ना तो कुछ कीवर्ड्स, जैसे जब प्रैक्टिस करोगे तो कुछ कीवर्ड्स आप हाईलाइट कर लो, मतलब कि उनकी हिंदी मीनिंग क्या होंगे वो भी हाईलाइट कर लो, क्योंकि वो रिपीट हो सकते हैं, वैसे 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 सेम उस पे कुछ नए वर्ड्स दोबारा भी आ सकते हैं आपके पास। सो मॉडर्न एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे। मॉडर्न आधुनिक कृषि वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से ही की जा रही है, कैरिड आउट की जाती है। इट रिकॉग्नाइज दैट फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड गुड आउटपुट, यह मानता है कि, कौन मानता है, मॉडर्न एग्रीकल्चर मानता है कि फॉर हेल्दी ग्रोथ, स्वस्थ विकास और अच्छे आउटपुट के लिए, उत्पादन के लिए क्रॉप्स को क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन, सनलाइट, अब सनलाइट को क्या, धूप। ठीक है, वाटर पानी, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, फ्रॉम द सॉइल मिट्टी से, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स एंड द पेस्ट, प्रोटेक्शन सुरक्षा चाहिए होगी उन्हें, किससे, वीड्स खरपतवार और कीटों से, एंड प्रॉपर स्टोरेज आफ्टर हार्वेस्टिंग, सारी बात कर रहे हैं ये।
मतलब कि सबसे पहले तो गुड आउटपुट के लिए ये सारे इनपुट्स चाहिए, सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्शन भी चाहिए, और उसके बाद जब आउटपुट आ गई तो उसको हार्वेस्ट करने के बाद स्टोरेज भी चाहिए प्रॉपर। तो स्टोरेज के लिए वर्ड होता है भंडारण, स्टोरेज का होगा भंडारण, तो उचित भंडारण भी चाहिए इसे। इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज, क्या रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं दैट द नीड ऑफ द क्रॉप सच एज नीड ऑफ द क्रॉप सच एज सॉइल टाइप, न्यूट्रिएंट, वाटर एटसेट्रा डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट क्रॉप्स। अलग अलग फसलों के लिए मिट्टी, न्यूट्रिएंट्स, पानी, ये सब अलग अलग चाहिए होती है क्रॉप्स को। सनलाइट एंड एयर आर एबंडेंटली अवेलेबल इन द ओपन क्रॉप फील्ड, ये दोनों बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में। खुली फसल वाले खेतों में धूप और हवा, ठीक है, ओपन क्रॉप फील्ड, खुली फसल वाले खेत। फॉर अदर रिक्वायरमेंट्स हाउएवर द फार्मर हैव टू मेक स्पेशल एफर्ट्स, बाकी के उसके लिए उसे स्पेशल एफर्ट्स प्रयत्न करने पड़ेंगे। मेन चीज है कि इसकी थीम क्या थी, ये एग्रीकल्चर थीम के ऊपर था, ठीक है, मतलब कि एग्रीकल्चर इसका बेसिक टॉपिक था। अब आप अगर आपके पास एग्रीकल्चर के बेसिक वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो आप इसमें से सारे इस ट्रांसलेशन को बड़े अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हार्वेस्टिंग, न्यूट्रिएंट्स, वीड्स, ओपन क्रॉप फील्ड, ये सारे बहुत बेसिक वर्ड्स है एग्रीकल्चर के। सो इस तरीके से अगर कोई भी किसी भी पर्टिकुलर थीम पे अगर पैराग्राफ आता है और आपको उस थीम के ऊपर आपने रेडी कर रखे हैं अपनी वोकैबुलरी, तो आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और पैराग्राफ हम डिस्कस करते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये भी 15 मार्क्स का पूछा गया हुआ है। तो ये इंडियन सोसाइटी के ऊपर है, इंडियन सोसाइटी कि भारतीय समाज में कास्ट सिस्टम के ऊपर है ये वाला पैराग्राफ। सो द कास्ट सिस्टम एज अ ट्रेडिशन हैज ग्रोन एंड डेवलप्ड थ्रू मैनी सेंचुरीज। सबसे पहले कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी में, इसे हिंदी में क्या बोलोगे, जाति व्यवस्था। एज अ ट्रेडिशन, परंपरा के रूप में, ये बहुत डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है थ्रू मैनी सेंचुरीज, शताब्दियों में। अब जब आप शताब्दियां लिखोगे तो उसकी स्पेलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सेंचुरीज की होगी शताब्दियां या सदियां। इट इज फर्मली रूटेड, फर्मली रूटेड का मतलब है दृढ़ता से, ठीक है, दृढ़ता से भारतीय सामाजिक संरचना में निहित है। इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, प्रॉपर वर्ड्स इसके डायरेक्ट एग्जाम में आपका लिखना बहुत मुश्किल होगा। सो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लीजिए। सो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर का मतलब है कि भारतीय सामाजिक संरचना। द मेंटेनेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम वाज बैक बाय द रिलीजियस थ्योरी ऑफ कर्मा, मतलब कास्ट सिस्टम को किसने सपोर्ट किया सबसे ज्यादा, तो मेंटेनेंस, रख रखाव, या फिर उसको सपोर्ट किसने किया, रिलीजियस थ्योरी ऑफ कर्मा, कर्मा के धार्मिक सिद्धांत द्वारा समर्थन मिला उसे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब थ्योरी को क्या बोलते हैं हम, सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार मैन रीप द क्यूमुलेटिव फ्रूट ऑफ हिज गुड एंड एविल डीड्स थ्रू बर्थ एंड रीबर्थ, कि मनुष्य जन्म और पुनर्जन्म के माध्यम से अपने अच्छे और बुरे कर्मों का संचयी फल भोगते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा, एक साथ, ठीक है। द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर कास्ट इज बेस्ड ऑन हिज एक्शन इन द पास्ट लाइफ, कि किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी पर्टिकुलर कास्ट में होना ये किस पे डिपेंड करते हैं, पिछले जन्म के उसके कर्मों के ऊपर। आउट ऑफ दिस सिस्टम हैज ग्रोन द ग्रेटेस्ट सोशल इविल दैट इंडिया हैज एवर फेस्ड, अनटचेबिलिटी, अस्पर्शीयता या छुआछूत। अगर आप छुआछूत नहीं आ रहा अगर आपको और अस्पर्शीयता आ रहा है तो उसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट होगी कि वो स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। सोशल इविल, सामाजिक बुराई, राइट। सो फिर से इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जैसे इंडियन सोसाइटी टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक कीवर्ड्स आप ये नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। दोबारा कभी भी ऐसे वर्ड्स आएंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि उनका हिंदी मीनिंग क्या होगा। एक और पैराग्राफ हम डिस्कस करते हैं, इसमें हमने ये एजुकेशन के ऊपर है ये पैराग्राफ, ठीक है। द एजुकेशन सिस्टम प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ अ नेशन।
थोड़ा इजी है ये। इट इज द फाउंडेशन, फाउंडेशन का होगा कि नींव है ये, अपॉन विच ए सोसाइटी बिल्ड इट्स प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन एम्पावर का होगा कि शक्ति प्रदान करती है ये। इंडिविजुअल्स विद नॉलेज स्किल्स का होगा कौशल। एंड क्रिटिकल थिंकिंग का गंभीर विचारशीलता, क्रिटिकल थिंकिंग। इनेबलिंग देम टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द सोसाइटी। अ वेल डिजाइंड एजुकेशन सिस्टम, एक अच्छी शिक्षा प्रणाली नॉट ओनली इम्पार्ट अकेडमिक नॉलेज, अकादमिक ज्ञान प्रदान करते, बट ऑल्सो फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक का मतलब है कि कंप्लीट, चरित्र निर्माण, जीवन मूल्य और लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल। स्किल का मतलब है कौशल। It should promote creativity, innovation and problem solving ability to prepare students for the challenge of the modern world। आधुनिक संसार के जितने भी चैलेंजेस हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, उसको सॉल्व करने के लिए उसे जो एजुकेशन सिस्टम है उसे प्रमोट करना चाहिए क्रिएटिविटी, इनोवेशन, नवाचार और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, मतलब कि समस्या की समाधान करने वाली योग्यताएं। क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। शुड बी एक्सेसिबल का मतलब है कि सबके लिए सुलभ होनी चाहिए। एंड इंक्लूसिव, एंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ हिज बैकग्राउंड और सर्कमस्टांस हैज इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अर्न एंड थ्राइव। इट शुड प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता देना, the individual needs and the talent of the students, nurturing the unique abilities and fostering a love for the lifetime learning। ठीक है। by investing in education, investment का मतलब होता है निवेश करना। in education we invest in the future of our nation, हम निवेश कर रहे हैं हमारे भविष्य, हमारे राष्ट्र के भविष्य में। creating a skilled and educated workforce and building a more prosperous and equitable society। मतलब कि इक्विटेबल का मतलब समान न्याय संगत समाज, समान न्याय संगत समाज। एक अधिक समृद्ध, अ मोर प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस का होगा समृद्ध। ठीक है, ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इन वर्ड्स की उतना अच्छे से आप इसका ट्रांसलेशन लिख पाओगे। जो कुछ वर्ड्स है इसमें जैसे शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम, भविष्य फ्यूचर, समाज सोसाइटी, कौशल स्किल, करैक्टर को बोलेंगे चरित्र, क्वालिटी एजुकेशन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता, और इनोवेशन का क्या होता है नवाचार, राइट, वैल्यूज मूल्य, लाइफ स्किल जीवन कौशल। तो ये हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स थे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस और हिंदी और इंग्लिश की जितनी ज़्यादा वर्ड्स की आपको नॉलेज होगी उतना ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा ट्रांसलेशन को लिखने में।